Okay, so the allowances and perquisite. So we have already studied this basic part, that is gross salary. Now allowances and perquisite, what is the difference between these two? Tell me, what is the difference? Anyone? Unmute karo, bolo. Allowances are paid on the along with salary, but Okay, perquisites are paid as a gift to the employee. okay, ठीक है, करेक्ट है. अलाउंसेस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब वो सैलरी के साथ में आएगी. एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है, आपकी सैलरी के अंदर होता है. डीएनएस अलाउंस, एचआरए, कन्वेयंस, ठीक है, सिटी कॉम्पनसेटरी, स्पेशल, लंच, फिक्स्ड अलाउंस, ये सब आपकी सैलरी का पार्ट है. ठीक है. सो अगर आप कभी फ्यूचर में अगर आप सैलरी देखते हैं आपकी, तो उधर पे लिखा होगा बेसिक सैलरी. ठीक है, जब आपका सैलरी स्लिप आता है तो आप उसमें देखेंगे यू विल हैव योर बेसिक सैलरी, योर अलाउंसेस, एचआरए, और बाकी सारी चीजें आपकी सैलरी की होंगी. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी. और सर परक्यूजिट आर फुल्ली टैक्सेबल? परक्यूजिट जब परक्यूजिट होगा तो ही टैक्सेबल होगा, एंड वहां पे भी प्रॉब्लम है कई जगह पे. ठीक है, सम परक्यूजिट्स आर नॉट एट ऑल टैक्सेबल आल्सो. ठीक है, वी विल सी लेटर ऑन वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, वी विल सी. ठीक है, बट अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस हमेशा टैक्सेबल होते हैं, एक्सेप्ट अगर वो एग्जेम्प्ट है, तो जितना एग्जेम्प्ट पार्ट है वो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, सो वर्ड अलाउंसेस, ठीक है, वेदर इट इज डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लंच, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और आप ऐसे डिनर अलाउंस करके एक अलाउंस का नाम दे दो, वेरिएबल अलाउंस करके एक नाम दे दो, ठीक है, फिक्स्ड अलाउंस करके एक नाम दे दो. सो अलाउंसेस आर गोइंग टू बी द सेम ओनली, सारे इनके ऊपर जो प्रोविजंस है वो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही यूज होते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट इफ दे आर एग्जेम्प्ट, तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, एग्जेम्प्ट है तो आप उसको माइनस कर देंगे, अदरवाइज उसको क्या करना है आपको, फुल्ली वो टैक्सेबल होते हैं. एचआरए कोई भी अलाउंसेस हमेशा टैक्सेबल होता है. ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखना, मीनिंग में आप बाद में जाएंगे. ठीक है, और मीनिंग के हिसाब से आप एक चीज याद रखना, इसमें से कुछ ऐसे अलाउंसेस है जैसे कन्वेयंस है. ठीक है, कन्वेयंस, और कन्वेयंस का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता है. कन्वेयंस अलाउंस किसको बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस तो समझा होगा आपको, कि अगर आपको हाउस का रेंट पे करना है, हाउस का रेंट पे करने के लिए, ठीक है, अच्छा आप एक कहीं पे हाउस लेके रह लो, ठीक है, तो उसके लिए अलाउंसेस आपको मिलता है. ठीक है, हाँ बता रहा हूँ, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, कुछ ऐसे अलाउंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपका कन्वेंस है, कन्वेंस का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो होता है आपका, उसको कन्वेंस अलाउंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो कन्वेंस का मतलब ये व्हीकल वगैरह जो आप यूज करते हैं आने के लिए, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, तो दैट इज कन्वेंस अलाउंस है आपका. तो कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर ऐसा कुछ अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करना भी अलाउड है. ठीक है, तो अलाउंसेस के बारे में ये एक चीज हो गई. डियरनेस का मतलब होता है कि आपको अगर अपना स्टैंडर्ड ऑफ, ये जनरल अलाउंस है आपका. ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा डियरनेस अलाउंस. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे अलाउंसेस को आप इस कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड अलाउंस जो होता है आपका डियरनेस अलाउंस होता है. ठीक है, दैट इज टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आई कैन हैव गुड हाउस, ठीक है, आई कैन हैव गुड फूड, ठीक है, ट्रैवलिंग सिस्टम, ठीक है, देन अदर फैसिलिटीज आई कैन अवेल. मतलब मैं ओवरऑल अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ. अगर आपने अलाउंसेस की तरफ देखा होगा तो एवरी अलाउंस हैज अ पर्पस. ठीक है, उसका एक पर्पस होता है. एचआरए आपको दे दिया है ताकि आप हाउस के लिए उसका हाउस फैसिलिटी के लिए आप यूज कर पाए उसको. कन्वेंस आपको दे दिया है ताकि आप ट्रैवलिंग के लिए कर पाए. इज इट मैंडेटरी कि आपको कन्वेंस अलाउंस दिया है तो आपको ट्रैवलिंग के लिए यूज करना है? इज इट मैंडेटरी? क्या लगता है आपको? डीए दिया है Yes, आपको. हाँ, yes, sir. अब एक बात बताओ, आपकी सैलरी में तो बाइफर्केशन है. ठीक है, ये आपका एचआर है, ये आपका कन्वेंस है. अभी फॉर एग्जांपल आप, दो मिनट,
ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो है बेसिक सैलरी दैट इज इक्वल टू सम अराउंड 25,000, ठीक है। देन वी हैव डीए, ठीक है, डीए भी 25,000 है। एचआरए वो भी 25,000 है। फिर और ले लिया ट्रैवलिंग अलाउंस ले लिया आपने 25,000, आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई, ठीक है, दैट इज 1 लाख। 1 लाख की सैलरी आपको आ गई, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि 1 लाख में से 25,000 मुझे ट्रैवलिंग के लिए यूज करना है, तो 25,000 मुझे हाउस के लिए यूज करना है, ठीक है, या डीएमएस से अपना सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल? टेल मी, ऐसा होता है क्या कभी किसी के साथ? मतलब मेरी भी सैलरी आई है, लेकिन मैंने सैलरी में कभी सैलरी स्लिप आज तक की किसी ने देखा भी नहीं होगा। सैलरी स्लिप दिख, मतलब नॉर्मली हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ती सैलरी स्लिप देखने की। वी आर कंसर्न विद द अमाउंट, हम लोग को फाइनल अमाउंट आ गया, हम लोग उसको जैसा स्पेंड करना है, मेरी जैसे नेसेसिटी उसके हिसाब से मैं उसको स्पेंड करूंगा, ठीक है। अब इसमें दिया नहीं है कि बच्चे की फीस भर सकता हूँ, तो क्यों मैं अपने डीए से अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता? मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप अलाउंसेस को पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं, इट इज नॉट एट ऑल फॉर दैट पर्पस। लेकिन जब कंपनी बनाती है तो वो अपने हिसाब से बाइफरकेशन उसका दे देती है कि हम आपको बेसिक सैलरी इतना दे रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इतना दे रहे हैं, ठीक है, आपके एचआरए के लिए इतना दे रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए इतना दे रहे हैं, ठीक है। कई बार मतलब दे डू नॉट यूज स्पेसिफिक थिंग्स, दे ऑलवेज गिव यू नाइट शिफ्ट अलाउंसेस होता है, ठीक है, दे यूज दिस। फिर डियरनेस अलाउंस आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, स्पेशल अलाउंस करके दे देते हैं, वेरिएबल अलाउंस करके दे देते हैं, बट जनरली वो स्पेसिफिकली कहीं पे दिखते नहीं है कि कौन सा अलाउंसेस आपको दे रहे। ट्रैवलिंग भी कॉमन है, ठीक है, बट इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर सैलरी, ये सैलरी का पार्ट है, आप जैसे उसको यूज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, अगर आपको एग्जेम्पशन कहीं पे क्लेम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर तरीके से उसको यूज करना है, ठीक है। तो एचआरए है तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, अगर एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। कन्वेंस है तो आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने उसके लिए ट्रैवलिंग कितनी की है, ट्रैवलिंग कितना एक्सपेंसेस हुआ है, यहाँ पे ये जरूरी है, ठीक है, अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो। अदरवाइज आप अपना अलाउंसेस अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। डियरनेस अलाउंस जो होता है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए अलाउंस मिलता है। एचआरए जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस है। कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग अलाउंसेस है। सिटी कॉम्पनसेटरी किस लिए मिलता है? सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ठीक है, सुना आपने पहली बार है तो नो प्रॉब्लम। सिटी आपने कॉम्पनसेट किया है, मतलब आप अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में जाते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे, आपको पता है। आप अपने घर पे होंगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आप सेव कर पाएंगे अगर आपने होम टाउन में होंगे आप तो। लेकिन अगर आपने सिटी कॉम्पनसेट किया है, ठीक है, दूसरी सिटी में गए हो, तो आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलेगा दूसरी सिटी में जाके काम करने के लिए, ठीक है। और स्पेशल अलाउंस आपको किसी स्पेशल, मतलब नॉर्मली जनरली वो लोग दे देते हैं स्पेशल अलाउंस करके। लंच तो आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी आपको समझ में आ गया, आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए होता है। सर्वेंट अलाउंस इसलिए होता है ताकि आप अपना सर्वेंट ले सके, मतलब सर्वेंट अफोर्ड कर पाए आप अपने घर पे। एंटरटेनमेंट अलाउंस बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हो, रिफ्रेशमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, फूड, रिफ्रेशमेंट, ठीक है, अदर एंटरटेनमेंट, ठीक है, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। बट अलाउंसेस हैव गॉट पर्पस, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको उसके हिसाब से ही आपको उसको यूज करना है। बट इफ देर इज एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट के वहाँ पे एग्जेम्पशन आपको क्लेम करना है, तो आपको पर्टिकुलर एक्सपेंसेस उस तरह से बताना पड़ेगा कि मैंने आपको उस जगह पे यूज किया, ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, एक और एक चीज याद रखना, किसी भी अलाउंसेस में से एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं है, ठीक है। एग्जेम्पशन आप कैलकुलेट करते हो, एग्जेम्पशन माइनस करते हो, ठीक है, ठीक है, उसकी जो एग्जेम्पशन होगी वो रूल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, आपको एचआरए का कैलकुलेशन नहीं, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन आपके सिलेबस में डाला है लेकिन उससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आप नहीं देखोगे। एचआरए से आपको रिलेटेड कोई एग्जामिशन के लिए कैलकुलेट करने पूछा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर आप, ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा।
कि आपको सारे अलाउंसेस में से एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना है तो बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। सो इसीलिए आपके सिलेबस लेवल पे ये इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट ऑब्वियसली लेटर ऑन आपके स्टेजेस में आएगा कि आपको इसका एग्जेम्पशन क्लेम करना है। बट आपका क्वेश्चन जहाँ तक होगा, आपको HRA दिया है, उसका एग्जेम्पशन दिया, आप माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल। कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, इसके लिए याद रखना है कन्वेंस ट्रैवलिंग, यहाँ पे एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं। ट्रैवलिंग कन्वेंस में आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, अलाउड है एक्सपेंसेस माइनस करना, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं दिया होता है लेकिन एक्सपेंसेस दिया होता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा है जहाँ पे एंटरटेनमेंट में दिया है कि कितना आपने एक्सपेंसेस किया, आप माइनस नहीं कर सकते, ध्यान से, ठीक है। तो कहीं पे भी आप एक्सपेंसेस माइनस करना मत स्टार्ट कर देना। सो इट इज ओनली अबाउट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, जहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग के माइनस करेंगे, ठीक है। अदर देन दैट आप कहीं पे भी कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने वाले हैं। अगर एग्जेम्पशन है तो एग्जेम्पशन माइनस करो, ठीक है। ओके, परक्यूजिट, परक्यूजिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इट इज द नॉन कैश फ्रिंज बेनिफिट दैट इज पास फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, ठीक है। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। HRA बताया ना, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस को बोलते हैं। तो आप अपना हाउस या तो रेंट पे ले लें या फिर आप उसको, आप अच्छी हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए अपने खुद को, तो उसके लिए आपको HRA मिलता है, ठीक है। ओके, एग्जेम्पशन भी है वहाँ पे, बट एनीवेज आपको एग्जेम्पशन वहाँ पे कोई कैलकुलेट नहीं करना है, दिया है तो माइनस कर दो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट परक्यूजिट। परक्यूजिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इट इज परक्यूजिट जो टैक्सेबल है वो दिया है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द परक्यूजिट्स आर टैक्सेबल, जहाँ पे नहीं है वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब होता है आपको फ्री में रहने के लिए घर मिला है। सी दे आर इंटरलिंक्ड, HRA एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन। HRA में आपको पैसे मिले थे, ठीक है, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिलेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर बोलेगा कि मेरा घर है, आप वहीं पे रह लो, तो दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। या फिर आपको कहीं पे घर ही लेके दे दे, आपको पैसे नहीं देगा वो, ठीक है, आपको एकोमोडेशन फैसिलिटी दे देगा, ठीक है। कंसेशन इन रेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पे अगर आपका रेंट, उस लोकेलिटी में रेंट अगर आपका 25,000 है, तो बोलेगा आपको सिर्फ 500 पे करना है, बाकी का मैं पे करूंगा, ठीक है। तो आपको कैश में कुछ नहीं दे रहा वो, कंसेशन ना, कंसेशन मतलब क्या होता है, कैश में कुछ लेन देन नहीं होता। तो इट इज अंडरस्टूड, मैं कर लूंगा, आप खाली वहां पे रहो, कुछ नॉमिनल अमाउंट आप पे कर देना, या फिर कम स्टैंड मार्केट रेट से आपको कम है उतना, जो डिफरेंस होगा वो एम्प्लॉयर खुद बेयर करेगा। तो कंसेशन इन रेंट, बेनिफिट एम्यूनिटी ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम लोग पढ़ेंगे किसको बोलते हैं, ठीक है। बेनिफिट एम्यूनिटी, आपको जैसे वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। बेनिफिट एम्यूनिटीज बोलते हैं उसको। एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इट इज योर लाइबिलिटी, जो कि कौन डिस्चार्ज कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज लाइबिलिटी डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ही इज नॉट पेइंग एनीथिंग इन कैश, बट टेल मी, अगर आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो इज इट बेनिफिट, बेनिफिट है या नहीं, यस और नो, Yes, sir. Yes, है ना। sir. सो दैट इज परक्यूजिट। आपका प्रीमियम, आपका लाइफ प्रीमियम मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है। आपका ऑफिशियल की बात नहीं कर रहे हम, आपका पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो है वो आपका कौन पे कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर, तो भी आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, एम्यूनिटीज अगर आपको मिली है, बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाते हैं ऐसे, हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। दीज आर परक्यूजिट। तो आई होप आपको HRA में, मैं सिर्फ आपको बेसिक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगे, ठीक है। बट ठीक है, थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, लास्ट पार्ट है आपका, और जो टैक्सेबल पार्ट होता है, ये सब टैक्सेबल है। किसी कोई पूछ रहा था सर टैक्सेबल ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जहां जहां पे एग्जेम्प्ट है वहां पे हम लोग बता देंगे कि पर्टिकुलर चीज एग्जेम्प्ट है,
ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज टैक्सेबल नहीं, वो हम लोग देख लेंगे। ओके, प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी, सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, यू हैव गॉट सर्टेन बेनिफिट्स, ठीक है, और वो परक्यूजिट भी नहीं है। सो ये कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं? जैसे कॉम्पनसेशन आप रिसीव करते हो, ठीक है, कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कॉम्पनसेशन आप कब रिसीव कर सकते हो? सो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को मैंने अपॉइंट किया है, ठीक है, मेरे घर पे, और मैंने उसको बोला कि आपको डेली क्या करना है, डेली आपको पोछा करना है घर पे और चला जाना है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक काम करो, आप मेरे लिए कुकिंग भी कर लो, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि नहीं, ऐसे मतलब ऐसे मैं क्यों करूं, मैंने तो खाली अपने ही, मैंने मुझे एक ही काम के लिए आपने बुलाया था, दूसरा काम नहीं करूंगा, ठीक है। अभी आपने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया है टर्म्स में, है ना, आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में मॉडिफिकेशन किया है, तो आपको उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलता है। अगर मैंने आपको बिना मतलब काम के आप, मैंने आपको नोटिस दे दिया कि आप टर्मिनेशन, मैंने आपको टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट नहीं बोल सकते, मैंने आपको जॉब से निकाल दिया है बिकॉज मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपको बोल दिया कि यू आर नॉट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन माई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बोलते हैं ना लोग, आपकी जरूरत अब मुझे नहीं है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तो जब तक जरूरत होती है तो लोग रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, है ना। सो आपको ऐसा एम्प्लॉयर भी आपके साथ कर सकता है, लेकिन ऐसा करने का राइट उसको बहुत ज्यादा तक जगह तक ही नहीं है। मतलब एक वन फाइन डे वो कैसे आपको बोल सकता है कि आप जाओ, ठीक है, उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे माना जाता है कि चलो 3 मंथ्स का मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो 3 मंथ्स में क्या करूंगा, कहीं और जॉब जो है मैं सर्च कर सकता हूँ, टिल देन एटलीस्ट मैं जॉबलेस तो नहीं, है ना। सो कॉम्पनसेशन इसलिए भी मिलता है आपको, और भी आपको पता है कि बहुत सारे रीजन से आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है एम्प्लॉयर से, ठीक है। तो इट इज योर क्लेम। तो आई होप आपको कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। नाउ टेल मी, क्या ये आपका बेसिक सैलरी का पार्ट है? प्रॉफिट कॉम्पनसेशन जो आपको मिल रहा है, इट इज सैलरी अलाउंसेस परक्यूजिट है क्या ये? नहीं, है ना। ये आपका प्रॉफिट से नो सर। सैलरी की जगह पे आपको मिला है, ठीक है। तो आपको सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है, आपको सैलरी के जगह पे मिल रहा है ये चीज, ठीक है, इट इज अ कॉम्पनसेशन। और उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉयर ने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तो ऑब्वियसली आपको इन फ्यूचर मिलेगा ही, इट इज नॉट अ सैलरी, वो इनडायरेक्टली आपके लिए क्या कर रहा है, एक बेनिफिट बना के रख रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट उसका, ठीक है। पेमेंट रिसीव फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली और क्रिसमस, ठीक है। और कोई भी एक ओकेशन पे आपको एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको ड्यूटी के लिए मिलेगा, ठीक है, टैक्सेबल है। एनीथिंग विच पासेस फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, ये याद रखना है, ठीक है। तो कोई भी चीज को नॉन टैक्सेबल करने से पहले ध्यान देना है, क्या सर ने सिखाया था वो नॉन टैक्सेबल है, तो ही आपको नॉन टैक्सेबल रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिखाया है कुछ चीजें यहाँ पे नॉन टैक्सेबल है, जैसे कि यहाँ पर बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल, अरियर्स नॉन टैक्सेबल होगा इफ इट इज ऑलरेडी टैक्स्ड, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने कुछ आपको बताया होगा, हाँ, लोन, लोन इज नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल है वो। लोन कैसे टैक्सेबल हो सकता है जब इनकम ही नहीं है वो तो, ठीक है। सो सारी चीजें टैक्सेबल होती है जो एम्प्लॉय देता है। नाउ टेल मी, ये जो आपको वन टाइम प्राइज या फिर परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, या फिर आपकी ड्यूटी के लिए ओकेशन पे आपको एक अमाउंट मिला है, क्या वो आपकी बेसिक सैलरी का पार्ट है, या अलाउंसेस है, या परक्यूजिट है? ठीक है, लग रहा है कि आपको कुछ कहीं पे आता है नो थॉट। सर। इट इज, इट इज इन प्लेस ऑफ योर सैलरी। नो जब सर। हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब इट इज इन प्लेस ऑफ योर सैलरी, समथिंग आपको मिल रहा है तो आपको उसको आप प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलेंगे। अगर आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सिर्फ 12% तक के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, अनरिकॉग्नाइज में तो पूरा ही टैक्सेबल रहता है, लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%, हम लोग एम्प्लॉय की नहीं बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं,
एम्प्लॉयर अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एक्सेस ऑफ 12%, ठीक है, 12% से ज्यादा, किसका, बेसिक सैलरी का 12% से ज्यादा अगर वो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप गवर्नमेंट नॉर्म से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, एम्प्लॉय को मिलेगा बाद में। पीएफ वगैरह आप विड्रॉ करेंगे बाद में, तो अप टू 12% जो है वो तो आपको गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, बोल दिया है कि आप कंट्रीब्यूट करें उसमें, उसके लिए आपको डिडक्शन वगैरह सब मिलेगा, डोंट वरी, लेकिन आप 12% तक के कर सकते हैं। एम्प्लॉय कितना भी कर सकता है, एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 12%, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है एक्सीडिंग 9.5%, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है। आपको इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्टली आपके ही पास आएगा वो। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। कीमैन का मतलब होता है आपका, कीमैन कौन होता है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो होता है वो कीमैन होता है, ठीक है। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके अंडर आपको जो एम्प्लॉयर ने आपके लिए करवाया है उसके उसका अमाउंट अगर आपको रिसीव हुआ है तो भी क्या है आपका, ये भी आपका इनकम माना जाता है। तो कीमैन इज नथिंग, एम्प्लॉय के लिए यूज कर रहे हैं। की का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं इट इज द इम्पोर्टेंट की ऑफ सक्सेस का, तो मतलब क्या होता है इसका मतलब, ये आपके की मैन मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सन को बोलते हैं, है ना। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो की मैन आपके लिए क्या है, जो एम्प्लॉय वगैरह जो होते हैं, ठीक है, अगर उसके इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट रिसीव हुआ, इट इज टैक्सेबल एज सैलरी, क्योंकि ये एम्प्लॉयर ने किया है आपके लिए और आपको उससे इंश्योरेंस पॉलिसी मिला है, मतलब उसका अमाउंट मिला है, तो इट इज टैक्सेबल एज सैलरी, ठीक है। इसके बाद आपको 3 तरह के डिडक्शंस मिलते हैं, ये आपको सर बताएंगे, ठीक है, जब तक कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस सैलरी। ये डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, ठीक है, ये आप 15 में आप पढ़ रहे थे, सैलरी अलाउंसेस वगैरह सब आप पढ़ रहे थे। नाउ 16 जो है ये आपका क्या है, डिडक्शंस, ये हम अलग से एकदम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक छोटा सा स्टोरी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। छोड़ो, एक अच्छा क्वेश्चन चाहिए मुझे। चलो फर्स्ट ही लेते हैं, इजी तो नहीं है, मतलब इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन ओनली, इजी और डिफिकल्ट की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। ओके, सो आप मुझे बताइए, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी दिया हुआ है ऑफ मिसेस सुनीता फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। वैसे आपके क्वेश्चन में आपको डिटेल्स दिया होता है कि कौन एम्प्लॉयर है कौन एम्प्लॉई है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिया होता है एग्जाम में। नाउ टेल मी सैलरी एट द रेट ऑफ 9,000 पर मंथ, ठीक है, ये आपका 9,000 पर मंथ है। और मुझे आप बताइए, आपको डेटा पर मंथ चाहिए होता है या पर एनम चाहिए होता है, पर एनम, पर एनम, है ना। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है दी कैलकुलेशन, कौन से पीरियड का कैलकुलेशन आप करते हैं, किस पीरियड में कैलकुलेशन करते हैं, कौन से पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं। 2 पीरियड आपके पास, पीवाई एंड एवाई, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है। कब इनकम आपको अर्न करना है, TY पीवाई में आपको अर्न PY करना है, प्रीवियस ईयर में अर्न करना है, एंड कब आपको टैक्स पे करना है, AY असेसमेंट ईयर में। मतलब ये जो आपको इनकम है 2021 जो है, ये आपका असेसमेंट ईयर क्यों है, 21-22 होना चाहिए। अच्छा, ये इसीलिए है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम का आपको फॉरवर्ड किया होगा, मुझे आपको नया डेटा वापस देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन सेम है। दी असेसमेंट ईयर विल बी 2021-22, ठीक है। और आपका प्रीवियस ईयर जो है वो 2021 है आपका प्रीवियस ईयर। ओके, सो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी फिर, 9,000 इंटू 12 करना है मुझे, ठीक है। 1,08,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,08,000 नीचे, है ना। ओके,
Now income tax 12,400 and profession tax of 2,500 was deducted. ये तो डिडक्शंस है, ठीक है, ये तो डिडक्शंस है बेटा, ये इनकम नहीं। इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, सर क्यों दिया है क्वेश्चन में? ये इसलिए दिया है आपको क्वेश्चन में ताकि आप डिडक्शंस को लेकर आओ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रोफेशनल टैक्स आपको, तो सर ने प्रोफेशन टैक्स अब तक के पढ़ाया नहीं है, सर पढ़ाएंगे तब हम लोग उस पर जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप पॉइंट नंबर 2 स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और ये सोच के स्किप कर सकते हैं कि इट इज नॉट एट ऑल इनकम, ठीक है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, क्या बोला था? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% के ऊपर ही टैक्सेबल है, ठीक है। सर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, कैलकुलेट वगैरह नहीं करना है, इन्होंने खुद ही दिया है सामने से। Employer also contributed the same amount which was in excess of amount prescribed under the rules by 1200. बोलो कितना टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉयर ने रूल के हिसाब से 1200 आपके लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉयर ने आपके लिए रूल के हिसाब से 1200 एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है। इनकम कितना है आपका? जल्दी बोलो। 11,280। 11,200 तो बेटा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी नहीं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है, जो कि कितना ज्यादा है? रूल के हिसाब से 1200 ज्यादा है, तो आप टैक्सेबल कितना करेंगे? 9.5%। नहीं बेटा, 2 मिनट अभी मैं बताता हूँ। टैक्सेबल कितना अमाउंट है? जितना भी एक्सेस होगा 12% से ज्यादा वो टैक्सेबल है। 12% से ज्यादा एक्सेस कितना है? 1200 है, ठीक है। ये आपको दिया है, एक्सेस अमाउंट कितना है? 1200। सर कहीं पे भी 12% नहीं लिखा है, लिखा है ना यहाँ पे एज पर रूल, एज पर रूल इज 12% रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। तो 12% से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो? 1200। 1200 विल बी टैक्सेबल। सर ये पर मंथ है या पर एनम है? दिया है बेटा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और जब भी कुछ नहीं दिया होगा तो इंटू 12 मत कर देना, ठीक है। 1200 पर मंथ दिया होता तभी इंटू 12 करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो टैक्सेबल इनकम इज 1200। क्यों सर? क्योंकि उसने 1200 रूल के हिसाब से ज्यादा आपके लिए कंट्रीब्यूट किया, आपके लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आपके एम्प्लॉयर ने आपके अकाउंट में आपको मिलेगा 1200 ज्यादा, गवर्नमेंट रेगुलेशन से ज्यादा आपको मिलेगा। गवर्नमेंट कितना बेयर करेगी? जितना उन्होंने बोला है। रूल से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर आपके लिए फेवर देगा तो ये आपके लिए बेनिफिट है, 1200 आपको टैक्सेबल है। ओके, बताइए ये टैक्सेबल है क्या? बोनस पेड? नो सर। अरे एम्प्लॉय ने पे नहीं किया है, एम्प्लॉय ने पे नहीं किया है, ठीक है। बोनस पेड मतलब आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे किया है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है बोनस पेड। एक एम्प्लॉय कैसे किसी को बोनस पे कर सकता है, ठीक है। सो दे हैव रिटन इट इनकरेक्टली, ये यहाँ पर और यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। सुनीता का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर है। तो बोनस पेड नहीं है, एक्चुअली बोनस रिसीव्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं आराम से। पेड मतलब कोई एम्प्लॉय का भी बोनस वगैरह पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बोनस रिसीव्ड है। अब बोलो टैक्सेबल है? यस नो सर। सर। चलो वापस ऊपर जाते हैं। बताओ सर ने क्या बोला था? बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। ये बोनस रिसीव हुआ है। कौन सा बोनस टैक्सेबल नहीं है? डिक्लेयर्ड, ठीक है। और बोनस के ऊपर क्वेश्चन आता है, एकदम ध्यान से रखो। बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉट टैक्सेबल, बोनस पेड और बोनस रिसीव्ड, बोनस पेड बाय एम्प्लॉयर, बोनस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, ठीक है। तो अब तक के क्या क्या टैक्सेबल हो गया? 9,000 इंटू 12, 1,08,000। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन 1200, ठीक है। बोनस कितना? 14,600। अच्छा, सिर्फ बोनस भी दिया है तो आप बोनस रिसीव्ड करके मान लीजिए, ठीक है। अरे मेरे को एक चीज आपको प्रोवाइड करनी थी, अटेंडेंस लिंक।
अटेंडेंस लीव। ओके, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, चैट बॉक्स में मैं अटेंडेंस लिंक आपको दे रहा हूँ, आप उसको फिल कर लो, अटेंडेंस लिंक है। ओके, सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने, सॉरी शेयर नहीं है ना, ओके, आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी जो है आपके हाउस होल्ड एम्प्लॉय की, आपके जो सर्वेंट की सैलरी जो है एम्प्लॉयर ने पे किया है, टैक्सेबल है कि नहीं? पहली बात तो ये परक्यूजिट है कि नहीं? आपके घर पे एक एम्प्लॉय काम करता है, हाउस होल्ड ना, आपके घर पे काम करता है, ठीक है, उसकी सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है, बोलिए परक्यूजिट है या नहीं? Yes, sir. हाँ, टैक्सेबल This है। is the और यहाँ तो लिख दिया है परक्यूजिट वैल्यू, तो खत्म हो गई, फिर तो आपको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं, परक्यूजिट इज टैक्सेबल। अच्छा, आपको फ्री में घर मिला है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, टैक्सेबल है कि नहीं? yes, sir. It is हम्म, taxable. Yes, sir. ओके, अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल है या नहीं? No, sir. No, sir. क्या बात कर रहे हो, नो बोला? नो बोलने से पहले सोचो, मैंने बोला है अरियर्स एडवांस सब टैक्सेबल है, ठीक है, अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल, एडवांस सैलरी टैक्सेबल, ओवर टाइम वेजेस भी टैक्सेबल होगा, ये भी इनकम है। तो बेटा सारी चीजें टैक्सेबल ही होती हैं, खाली कुछ कुछ जगह पे अपना दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पे बोनस डिक्लेयर्ड होता तो नॉन टैक्सेबल हो जाता, ठीक है, और क्या, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एक्सेस नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है, कुछ चीजें आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ये भी सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक्स ग्रेशिया इज लाइक बोनस सैलरी। आप देखो कैलकुलेट करने का कितना इजी तरीका होता है। ये 1,08,000 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 1,200 एक्सेस कंट्रीब्यूशन, ये इसका बोनस 14,000, ये सब ऐड कर लिया, ऐड करके ले लिया 1,55,600 हो गया। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन आपको थोड़े बहुत रूल्स, अभी स्टार्ट हुआ है तो आपको रूल्स इतने समझ में नहीं आएंगे इतनी जल्दी जल्दी, लेकिन आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, एक बार आपका ग्रिप बैठ जाएगा तो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सेम ओनली, ठीक है, तो वो आ जाएगा। रूल्स आप याद रख लें, ठीक है, मैंने आपको रूल्स पढ़ा दिए, कल से हम लोग क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है, हो सकता है मैं आपको एक न्यू सीरीज में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करके दूं सैलरी का, ठीक है, जहाँ पे एटलीस्ट पहले इजी, फिर उसके बाद आप थोड़ा 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, तो ठीक है, ठीक है। सो कल मीन्स मंडे ना, आज तो सैटरडे है, एंजॉय। 1 मिनट बाकी है, एंड बिल्कुल भी दिमाग पे नहीं लेना कि सर ने एक क्वेश्चन करवाया हम लोग को आता नहीं है, ठीक है, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, ठीक है, कुछ आज पॉइंट्स पढ़े उस पर हम लोग खाली डिस्कस कर रहे थे, और एक बार आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन के पैटर्न में ज्यादातर चीजें जो होती है टैक्सेबल होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट करने के लिए आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है, ओके, सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, इसको स्टॉप No. करके